Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. As you know, we have started a series of lectures which is related to finance and this is the book of Principles of Managerial Finance by Gitman. इसका हमने chapter number 1 start किया है. So today we are going towards lecture number 2 which is related to types of business organization and what is business organization, and we will also discuss about the टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें हम चीज़ें कवर करेंगे. तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस टॉपिक की. पहले भी हमने किया है बट इसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स करके मॉडिफिकेशन के साथ इस लेक्चर को हमने आज आपके लिए लेकर आए हैं. सो व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है. आपको पता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो की जाती है जो इसका पर्पज ओनली फॉर टू अर्न अ प्रॉफिट, पैसा अर्न करना हो, मनी अर्न करना हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, उसको हम बिजनेस कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी वो हमारी क्या होंगी. अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर आर सेटअप क्रिएटेड टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हम जब भी बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करते हैं किसी भी सेटअप के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक सिस्टमैटिक वे के साथ चीज़ों को कैरी किया जाता है और उसका पर्पस क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा अर्न करना. तो उसको हम कहते हैं अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो थोड़ा सा और अगर डिटेल से पढ़ें इसको, तो इट डिफाइंस हाउ द बिजनेस विल ऑपरेट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ये डिफाइन किया जाता है कि आपका जो बिजनेस है वो ऑपरेट किस तरह से करेगा, किस तरह से वर्किंग करेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा उसका. हु विल ऑन इट, कौन उसको ऑन करेगा, कौन इसका ऑनर होगा, किसकी ऑनरशिप में ये बिजनेस होगा. जो हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसको आज हम देखने वाले हैं. एंड हु विल मैनेज इट, कौन इसको मैनेज कर रहा होगा. एंड हाउ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड. तो इसमें हमने यहाँ पे 4 चीजें देखनी है, 1, 2, 3 एंड 4. तो 4 चीजें इस बिजनेस के अंदर देखी जाती हैं कि कौन बिजनेस कर रहा है, कौन ऑपरेट करेगा, किस तरह का बिजनेस होगा, हु विल ऑन, कौन इसको ऑन कर रहा होगा, और हु विल मैनेज, कौन इसको मैनेज करेगा, इसकी चीजों को कौन देखेगा, मैनेजमेंट किसके पास होगी, और प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा. ये 4 चीजें हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखनी होती हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए. ऑलराइट, सो थोड़ा सा और अगर इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये ऑपरेटिंग मॉडल होता है कि ये ऑपरेट किस तरह से करेगा. फिर उसके बाद ऑनरशिप आ जाती है, मैनेजमेंट कौन करेगा, और प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी. तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें 4 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है. जब भी कोई बिजनेस का आप माइंड में आता है तो ऑपरेटिंग मॉडल कौन सा होगा, ऑपरेशन, और उसकी ऑनरशिप कौन करेगा, मैनेजमेंट कैसी होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी. ऑलराइट, ओके, इसकी कोई भी एग्जांपल ले लो. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख दिया. व्हेन यू विल डिज़ाइन अ स्टूडियो, जब आप एक स्टूडियो डिज़ाइन करेंगे, यू कैन चूज टू रन इट अलोन, या तो आप अकेले काम करेंगे, विद अ पार्टनर, या आप पार्टनर के साथ करेंगे, और एज अ रजिस्टर्ड कंपनी, या आप एज अ रजिस्टर्ड कंपनी के तौर पे उस स्टूडियो को चलाएंगे. ठीक है, ईच हैज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो हर एक को ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको बताया है बिजनेस से रिलेटेड. नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये लीगल फॉर्म्स की हम बात करें, जो लीगली हम बिजनेस की टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं, ये वो हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे देयर आर मेनली 5 टाइप्स. कितनी टाइप्स हैं टोटल इसकी, साथ साथ आप इसको नोट करते जाएं, अपने पास नोट पैड रख लें, आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं. 5 फॉर्म्स हैं इसकी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, ईच फॉर्म हैज इट्स ओन लीगल स्ट्रक्चर, एडवांटेज एंड लिमिटेशन. और हर फॉर्म के एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से किया जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप. नंबर 1 फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अकेला ऑनर होता है. इसको हमने 1 बाय 1 भी डिस्कस करना है, अभी सिर्फ नेम को देख लेते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल ऑनर होता है और फुल कंट्रोल होता है. फिर हमारे पास पार्टनरशिप, मल्टीपल ऑनर्स होंगे इसके, एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आपस में ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे होंगे, एक से ज्यादा लोग होंगे. कॉर्पोरेशन किसको कहते हैं, जो एक प्रॉपर लीगल एंटिटी होती है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं. जस्ट लाइक नेस्ले है आपके पास, यूनिलीवर है, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन.
फिर उसके बाद है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें मेंबर्स होते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए किसी भी जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उनका पर्पस क्या होता है, सेम बेनिफिट। जैसे कोई भी एक सोसाइटी स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ फ्रेंड्स मिलके अगर स्टार्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल उनका एक प्रॉपर एक माइंडसेट होता है, म्यूचुअल उनका एक माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से वो एक स्टार्ट करते हैं, तो बेनिफिट उनका सेम होता है। फिर आ जाती हैं पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ऑन्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। तो चलिए जी, अब हम वन बाय वन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? एज आई टोल्ड यू कि सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सिंगल ऑनर होता है और वो अकेला ही अपने प्रॉफिट का, अपने लॉस का, अपनी मैनेजमेंट का, अपने डिसीजन मेकिंग का अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड वो किसी से रिस्क शेयर नहीं करता, वो किसी से प्रॉफिट शेयर नहीं करता, वो किसी से लॉस शेयर नहीं करता। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे। अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस owned and managed by one person only. The person invites money, जो है इन्वेस्ट मनी करेगा बिजनेस में, एंड ऑल डिसीजंस एंड कीप द प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली उसको बियर कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन आ गई। और सब अगर इसको थोड़ा सा और डिफाइन करने की कोशिश करें तो इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइज। सबसे ज़्यादा की जाती थी, या सिंपलेस्ट कह लें इसको, ओल्डेस्ट है कि जब भी आप कोई रिटेल स्टोर बना लें, कोई भी आप शॉप बना लें, उसको हम जो है सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। स्मॉल शॉप्स हो गई, टेलर्स, फ्रीलांसर्स, लोकल टी स्टॉल्स, ये सारी क्या हैं, ये सारी आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? आपके माइंड में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक है सिंगल ऑनरशिप। इसकी सिंगल ऑनरशिप होती है, इसको कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक ही पर्सन होता है, वो इसका ऑनर होता है, वही इसके प्रॉफिट एंड लॉस को डील कर रहा होता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसको रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता। आपका आज दिल कर रहा है, अगर पैसे हैं, आप एक शॉप खोलें, ओपन करें और उस पर काम शुरू कर दें, लीगल एंटिटी नहीं होती, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने किसी को नहीं देना, आप अकेले प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे इस बिजनेस के अंदर, सिंगल ऑनरशिप के अंदर। एंड देन यू हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपकी जो लायबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लॉस हो जाता है और आपने किसी का डेट देना है, पैसे देने हैं, तो आपका लॉस पूरा करने के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स भी सेल किए जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये सबसे बड़ा इसका लॉस होता है। डायरेक्ट कंट्रोल, इसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ऑनर्स मेक ऑल डिसीजंस क्विकली। जरा थोड़ा स्पीड इसकी फास्ट होती है कि आपको किसी से पूछना नहीं है, कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, आपका जो डिसीजन मेकिंग है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज, इसको बहुत इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये इसको बंद करना, तो ये बंद भी हो सकता है और इसको अगर स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फी नहीं है, सो दैट वी कैन ईजिली डू इट। ऑलराइट, फीचर्स के बाद हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स, इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। इजी टू स्टार्ट है, बहुत ही आसान, जैसे ये सारे फीचर्स और से रेलिवेंट ही चीज़ें हैं, बट मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि जब आप एग्जाम्स के अंदर लिखेंगे तो आपको आइडिया हो कि यार ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, आपके माइंड में होनी चाहिए। ऑलराइट, सोल प्रोप्राइटरशिप में इजी टू स्टार्ट, इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट। कहीं से भी किसी भी टाइम आप शुरू कर सकते हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं कि भाई क्यों कर रहे हो, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, आपके पास पैसा इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हैं। कोई बहुत सिंपल सा पेपर वर्क होता है और कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स इसकी नहीं होती, बहुत मिनिमम सी होती हैं, ठीक है। फिर फुल कंट्रोल होता है, आप कंप्लीटली उसके ऑनर हैं, कंप्लीटली आपके पास फुल फ्लेज कंट्रोल है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीडम होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास। कीप ऑल प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा वो आप अपने पास रखेंगे, लॉस भी आप खुद से शेयर करेंगे, किसी को आपने ये नहीं देना, ठीक है। नो शेयरिंग होती है इसमें। उसके बाद क्विक डिसीजंस है, डिसीजंस बहुत जल्दी आप ले सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग है ना, आप जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेंगे। आपको कोई हायरार्की तो फॉलो नहीं करनी, किसी दूसरे पर्सन से तो पूछना नहीं है, ना चाचा है, ना मामा है, ना ताया है आपके पास, ऑलराइट। तो कोई भी नहीं है, कोई आपका पार्टनर नहीं है, सो यू आर द ओनली वन पार्टनर। पर्सनल रिलेशनशिप्स विद कस्टमर, इसके साथ ना डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है आपका कस्टमर के साथ, क्योंकि जब आप डायरेक्ट डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो कस्टमर आपके साथ डायरेक्ट डील कर रहा है, तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, उसके साथ बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है। वो आपको, अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो आपको इन्वेस्टमेंट दे सकता है, आप आगे बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके बनते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड या एडवांटेजेस यू कैन से दैट,
ठीक है, इजी टू स्टार्ट, फुल कंट्रोल, कीप ऑल प्रॉफिट, क्विक डिसीजंस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। जहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको लॉस होता है तो आपके पर्सनल एसेट्स भी सेल किए जा सकते हैं। ये लिखा भी हुआ है, टू पे द डेट्स, पर्सनल एसेट्स सेल करके आपका डेट पे किया जाता है, कोई और आके पे नहीं करेगा, बिकॉज प्रॉफिट भी आप सारा शेयर करते हो और लॉस भी आप सारा शेयर करोगे। उसके बाद है लिमिटेड स्किल, इसमें आप अकेले पर्सन होते हैं, आपके पास स्किल्स बहुत लिमिटेड होती हैं, जितना नॉलेज होता है वो आपका ही है, कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, कोई प्लान्स नहीं कोई दे रहा, तो आपके पास लिमिटेड स्किल्स होती हैं इसमें। एंड देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आपकी डेथ हो गई है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई बीमार हो गए हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो क्लोज हो सकता है, उसका सेटअप क्लोज हो सकता है, बिकॉज आप अकेले ही उसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, बिजनेस एंड इफ द ऑनर्स डाइज आर स्टॉप वर्किंग। ओके, उसके बाद है लिमिटेड ग्रोथ, इसके अंदर ग्रोथ बहुत लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा पार्टनर्स नहीं है, प्लान्स नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, वर्किंग बहुत कम है, स्मॉल लेवल पे आप कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऑलराइट, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज पार्टनरशिप। फर्स्ट हमने डिस्कस कर ली सोल प्रोप्राइटरशिप, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप कहते हैं जब एक से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं किसी भी कारोबार को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये 2 लोग हो सकते हैं और 20 तक जा सकते हैं, 2 और मैक्सिमम ये 20% तक जा सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। A partnership is where 2 or more people join hands on a business together, share profits and loss। ये मिल के जो है 2 या 2 से ज़्यादा लोग प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट समथिंग, मनी, स्किल्स और प्रॉपर्टी। हर पार्टनर जो है वो कुछ ना कुछ बिजनेस के अंदर लेकर आएगा, या स्किल्स लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, या फिर अपनी कोई जो है वो मैनेजमेंट लेकर आएगा कोई, ठीक है। तो कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होगा। अगर फॉर एग्जांपल 3 पर्सन ने ज्वाइन किया है, 3 दोस्त थे, उन लोगों ने मिल के एक पार्टनरशिप की, तो कोई एक स्किल लेकर आ रहा है बीच में, एक पैसा लेकर आ रहा है, मनी, ठीक है, स्किल है, मनी है, और एक जो है वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स लेके या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह, कोई पैसा वगैरह लेके उसके अंदर आ रहा है। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें वो लेकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिसाइड हाउ टू प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड, ये डिसाइड करेंगे कैसे किया जाता है। इट्स लाइक अ टीम वर्क बेस्ड बिजनेस, ये टीम वर्क बेस्ड बिजनेस हो सकता है, मिलकर डिसाइड किया जाता है, और पार्टनरशिप डीड होती है जिस पे ये एग्रीमेंट होता है, ये सारे लोग मिलके उस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें 2 or more ओनर्स होते हैं, ठीक है, 2 or more ओनर्स हैं इसके अंदर, 2 पार्टनर हो सकते हैं, और मैक्सिमम जो है ये 20% तक ये जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है, एज पर एग्रीमेंट होता है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस शेयर करेगा आपस में, ठीक है। हो सकता है किसी ने ज़्यादा पैसा लगाया, किसी ने कम लगाया, तो वो डिसाइड कर लिया जाता है स्टार्ट में ही कि कितना पैसा कितना प्रॉफिट लेगा, कोई कितना लॉस लेगा, ठीक है। आप इसको कंसीडर कर लें कि इसमें जो है वो म्यूचुअल एजेंसी के अंदर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद है एग्रीमेंट बेस्ड, ये एक एग्रीमेंट होगा, डीड होगा, उसमें सारी चीज़ें, टर्म्स, कंडीशंस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मेंशन होती है, लिखी जाती है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये भी जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप है उसी तरह से आपकी जो भी पर्सनल जो है पार्टनर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म्स डेट, जो भी डेट होगा उसको पर्सनली लायबल हैं उसको बियर करने के। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस स्टॉप हो सकता है आपका पार्टनरशिप का। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बहुत ईजी है और मैंने आपको पहले भी करवाए हुए हैं, तो मैं इसको मैक्सिमम आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। कौन कौन से हो सकते हैं? मोर कैपिटल, देखें जब एक पर्सन था तो एक अकेला बंदा उसमें अंदर लेकर आ रहा है अपना जो पैसा है, स्किल्स हैं। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो कैपिटल आपके पास बढ़ गया।
स्किल्स बढ़ गई। जब 2 लोग आ गए या 2 से ज़्यादा लोग आ गए तो हर एक के पास डिफरेंट स्किल्स थी, डिफरेंट प्लान्स थे, डिफरेंट आइडियाज़ थे जो उन्होंने यहाँ आके इम्प्लीमेंट कर दिए, तो बेटर स्किल्स हो गई। रिस्क शेयर हो गया, पहले एक बंदे ने बियर करना था सोल प्रोप्राइटरशिप में, इसमें रिस्क जो है वो डिवाइड हो गया, तीनों पर्सन बियर करेंगे। फिर है सिंपल फॉर्मेशन, इसको बनाना बहुत आसान है, ये जस्ट लाइक ए सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा स्टेप आगे हैं, तो इसको भी आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। एक सिंपल सी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पूरा करेंगे, डीड बनाएंगे और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, इसमें भी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है, क्योंकि टीम होती है, तो टीम वर्क के अंदर आप जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपका डिसीजन जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बेटर हो जाता है। ऑलराइट, तो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सेम मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से ये प्रॉपर इसमें रिस्क होता है कि आपके पर्सनल एसेट्स भी सेल किए जा सकते हैं कंपनी का जो डेट है उसको पूरा करने के लिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। अच्छा, एक तरफ ये बेनिफिट भी है कि टीम वर्क होता है, फिर इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो कभी समटाइम वो एक ओपिनियन पे बात नहीं होती, वो एक जगह पे टिकते नहीं है, एक जगह पे उनका डिसीजन मेकिंग फाइनल नहीं होता, तो ये उसका डिसएडवांटेज भी कंसिडर किया जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई भी एक पर्सन के डेथ होने से बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप जो है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो सकती है। लिमिटेड कैपिटल, क्या 3 लोग होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, फिर भी एक लिमिटेड कैपिटल होता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होगा बट कॉर्पोरेशन से कम पैसा होता है इसमें। उसके बाद है स्लोअर डिसीजन, डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। जब एक बंदे ने डिसीजन लेना होता है तो फास्ट होता है काम, और जब आपके पास 3 लोग होंगे, 5 होंगे, तो सबका ही डिसीजन मेकिंग इंक्लूड की जाती है, सबसे ही राय ली जाती है, सबसे ही उनका ओपिनियन लिया जाता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और स्लोअर हो जाता है काम डिसीजन मेकिंग करना। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेशन की। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जिस तरह पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, मैक्सिमम 20 होंगे, इसमें मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल इसके ऑनर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी के रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो कॉर्पोरेशन होती है, दिस इज़ द लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी होती है, और ये रजिस्टर्ड होती है, बाकायदा आप इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं, और इसके बहुत सारे ऑनर्स होंगे। हर एक ये एक लीगल एंटिटी के तौर पे काम करती है, और अगर किसी को इस कंपनी से कोई प्रॉब्लम है तो वो इसको सू करेगा, इसके नाम से सू किया जाता है इसको। और अगर कंपनी ने किसी को सू करना तो वो भी अपने नाम से, जैसे यूनिलीवर ने केस किया है, या यूनिलीवर पे केस हुआ है, या नेस्ले पे हुआ है, एप्पल पे हुआ है, वट एवर, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, ठीक है। सो वी कैन टॉक अबाउट कि जी कॉर्पोरेशन जो होती है, हमारे पास एक लार्ज एंटिटी होती है, और इसको कंसिडर क्या किया जाता है, इसको हम let me tell you, a large business organization that is legally treated as a separate person from its owner, अपने ऑनर से ये सेपरेट कंसिडर की जाती है। ऑनर एक इसका सेपरेट होता है, और ये एक लीगली ये काम कर रही होती है। इसको थोड़ा सा मज़ीद अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जितने भी लोग शेयर बाय करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं उस कंपनी के, तो वो उसके ऑनर्स बन जाते हैं। बाय शेयर्स कंपनी, शेयर होल्डर बिकम अ पार्ट ऑफ ऑनर, उस कंपनी के वो ऑनर बन जाते हैं। द कंपनी इज रन बाय डायरेक्टर्स, इसको कौन चलाता है, डायरेक्टर चलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएंगे, ठीक है। एंड मैनेजमेंट नॉट बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर, जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पे था, पार्टनरशिप में था, तो वो लोग चला रहे थे। बट कॉर्पोरेशन के अंदर जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो डिसाइडेड होंगे, जो शेयर होल्डर भी होते हैं, ऑनर भी होते हैं, और वो इसको चलाएंगे, जो भी वोटिंग के साथ इलेक्ट होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रन करते हैं कॉर्पोरेशन को। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे एग्जांपल ले ले, नेस्ले है, यूनिलीवर है, एंग्रो है, द कॉर्पोरेशन। इफ यू बाय शेयर्स ऑफ नेस्ले you become of its many of owners but the company still exists and run independently from you। आप उसके ऑनर तो बन जाएंगे अगर आपने खरीदा है, बट कंपनी जो है वो इंडिपेंडेंटली रन करेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और फीचर्स की तरफ बात करेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप साथ साथ नोटबुक रखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेशन में सबसे पहले आपके पास है सेपरेट लीगल एंटिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने ऑनर से ये सेपरेटली काम करती है। उसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेड
लाइबिलिटी, इसकी जो लाइबिलिटी होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है। लाइक अगर मैंने 1000 शेयर्स ऑफ नेस्ले बाय किए हैं तो आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ लॉस। मैं बाकी लॉस का जिम्मेदार नहीं हूँ, कितना होता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि कितना लॉस हुआ है, मैं सिर्फ उस शेयर का लॉस बियर करूँगा जो मैंने खरीदे थे या इन्वेस्ट किए थे। शेयर होल्डर्स कैन ओनली लॉस व्हाट दे इन्वेस्टेड, जो आपने इन्वेस्ट किया होता है आप वही लॉस करते हैं, उसके अलावा आपके पर्सनल एसेट्स और बाकी चीज़ें नहीं जाती कहीं पे भी, ना वो लॉस होंगी कंपनी के डेट्स को पूरा करने के लिए। जस्ट सेम लाइक दैट कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप या कॉर्पोरेशन की पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें वो आपकी जो इन्वेस्टेड मनी के साथ साथ जो आपका बाकी पैसा भी होता है डेट पूरा करने के लिए वो लग जाता है। फिर है इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कोई डेड हो, कोई कंपनी छोड़ दे, कोई ऑनर अपने शेयर्स बेच दे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यूस चलती रहेगी और ये अनलिमिटेड टाइम के लिए चलती रहेगी। कंपनी कंटिन्यूज इवन इफ ऑनर्स आर डायरेक्टर्स चेंज भी हो जाएं, ठीक है, कोई इधर उधर भी चला जाए तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इसकी एक लीगल एंटिटी है और इसकी डिफरेंट एक मार्केट में वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ऑनर्स कैन चेंज हैंड्स इजीली, आप अपने शेयर्स, एक पर्सन जो है वो अपने शेयर्स को दूसरे को बेच सकता है, जैसे पार्टनरशिप में नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता। ऑन इसमें आपके पास अगर मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो मैं अपने शेयर्स किसी भी पर्सन को बेच सकता हूं, मैं सेल कर सकता हूं। सो दिस इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वो ट्रांसफर हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू मैनेज द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जैसे मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं कंपनी में जो इम्पैक्ट रखते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिर उस कंपनी को चलाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और जितने भी चीज़ें होती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं उस कंपनी के और वो इसको रन कर रहे होते हैं, ठीक है। लीगल फॉर्मेशन होती है, इसको लीगल रजिस्टर्ड करवाया जाता है, कंपनी एक्ट के साथ ही रजिस्टर्ड होती है, बाकायदा जो जो चीज़ें हैं जिस तरह से एक प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, ये जस्ट नॉट लाइक दैट अ पार्टनरशिप आर सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग होता है और एक इसको प्रॉपर वे के साथ आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट के साथ, तब जाके ये रजिस्टर्ड होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। सो जो उनके डिसएडवांटेज थे कॉर्पोरेशन और सोल प्रोप्राइटरशिप के, यहाँ पे वो एडवांटेज बन जाएंगे। लार्ज कैपिटल, देयर आर नंबर ऑफ पर्सन, देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल आपका इंटेंस हो सकता है, लार्ज हो जाता है शेयर्स को सेल करके। फिर उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी पार्टनर की डेड होने से या डेथ होने से कोई कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट प्रोफेशनल होती है, जैसे मैंने आपको बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं और वो प्रॉपर उस कंपनी को रन कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर बोर्ड चला रहा होता है उसको, इसके जितने भी मैटर्स होते हैं। रन बाय क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इसमें टैक्स से रिलेटेड लोग होंगे, इसमें ट्रेजरर होगा, इसमें देयर नंबर एक हायरार्की होती है पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से नीचे, वो इसको चला रही होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आप इसको सेल कर सकते हैं, उतने की आप लॉस बर्दाश्त करेंगे। ट्रांसफरेबल ऑनरशिप, ऑनरशिप ट्रांसफरेबल होती है, हमने फीचर्स में भी पढ़ा है इसके। पब्लिक ट्रस्ट, इस पे ना लोगों का ट्रस्ट होता है, जैसे नेस्ले पे लोग करते हैं, यूनिलीवर पे करते हैं कि यार दीज आर द सिक्योर कंपनीज, इनमें रिस्क बहुत कम है, इवन इनका हो सकता है कि इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो, बट ये एक रिस्क ही नहीं होती। लीगल होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं, ऑडिटेड एंड सेपरेट ट्रांसपेरेंट होती हैं, इसके जितने प्रोसेस होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, इसकी जो वर्कशीट्स हैं, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिक की जाती हैं, तो हर बंदा जो है वो जो भी इसको देख रहा है, फॉलो कर रहा है, वो उस पर ट्रस्ट करता है, बिकॉज ये रेगुलेटर है, इसका रेगुलेटेड होती है, ऑडिट होता है और ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। सो वी कैन से दैट कि पब्लिक का ट्रस्ट इस पे होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली फॉर्मेशन, इसको बनाना मुश्किल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसकी फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, लीगल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, इट्स नॉट ईजी टू फॉर्म। ऑलराइट, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इसके जो ऑनर्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो जो इसके ये खुद एक लीगल एंटिटी के तौर पे काम करती है। सो वी कैन से दैट मैनेजर्स मे नॉट एक्ट इन ऑनर्स बेस्ट इंटरेस्ट,
तो ऑनर जिसने पैसा लगाया है, मैनेजर्स वो जो अलग से काम करें, मैंने बताया वो उसको हायर किया जाता है, जॉब पे लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, तो वो ऑनरशिप के ऑनर्स के जो बेनिफिट के अंदर काम नहीं करते। लाइक इसको कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने देखा हो, जॉब होल्डर्स काम कर रहे होते हैं, पर्सन्स काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, बट ऑनर्स कोई और होते हैं जिनको प्रॉफिट जाता है, तो वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में समटाइम काम नहीं करते। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। लैक ऑफ प्राइवेसी, अगर कोई पर्सन छोड़ के जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो रिपोर्ट्स को, वो अकाउंट्स में जो पर्सन काम कर रहा है तो उसको लीक कर देता है इन चीज़ों को, तो ज़रा प्राइवेसी इसमें कम होती है। दिस इज द डिसएडवांटेजेस। स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, देर आर बिकॉज दे फॉलो अ हायरार्की, एक प्रॉपर एक हायरार्की फॉलो की जाती है फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट तक। तो एक जब आप एक प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ ऊपर से नीचे तक एक वे को फॉलो करेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये चूंकि स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस होती है रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स, क्योंकि ये एक लीगल होती है, तो इसलिए गवर्नमेंट को टैक्सेस इम्पोज करने हैं, गवर्नमेंट को ऑडिट करना है। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स के वो गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, इस पर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है इन चीज़ों पे, ठीक है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन। आई एम वेरी होपफुल कि यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही एक मैंने इसको एक हैंडसम वे के अंदर मैंने आपको ये डिज़ाइन करके बताया है कि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको नंबर ऑफ डाटा हो बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ें, और ये बहुत ईजी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म की हम बात करें, दैट इज पब्लिक सेक्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पब्लिक सेक्टर फॉर्म कौन सी है? पब्लिक सेक्टर रेफर्स टू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ऑनरशिप उसकी वो गवर्नमेंट के पास होती है, उसको आप क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर फॉर्म ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखें कि पब्लिक सेक्टर वो होगी जिसको बनाना, जिसको ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, वो सारा गवर्नमेंट के पास होता है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं और गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। इसके अंदर तीन आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है और फिर गवर्नमेंट कंपनीज है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कौन होती हैं? जिसको आप मैनेज कौन कर रहा था, डायरेक्ट कौन कर रहा था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन कौन सी होती हैं? क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो एक स्पेशल एक्ट के साथ, किसी कानून के साथ, पार्लियामेंट के कानून के साथ बनाई जाती हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं, उसको पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? कंपनीज इन विच गवर्नमेंट होल्ड्स एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक गवर्नमेंट का 51% शेयर है अगर, तो वो क्या होगी? वो गवर्नमेंट एंटिटी बन जाती है, लाइक वही गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसमें अपर हैंड गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि मेजर शेयर उसके हैं 51%, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज जो पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें, जो कि स्पेशल लॉ के साथ, पार्लियामेंट के साथ बनाई जाती हैं, और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जिसको मैनेज डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे होते, तो तीन आती हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास, ठीक है। और इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं हम पब्लिक के। तो ये ऑनरशिप एंड ऑपरेशन की बात कर रहा है, ऑनर्स एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, हमने बता दिया पहले से कि उसके बाद इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट जो बनाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि आवाम को, पर्सनस को, पीपल्स को सपोर्ट किया जाए, उनको वेलफेयर फ्राहम की जाए, ऑलराइट। तो फिर फंडिंग कहाँ से आती है? पब्लिक है, गवर्नमेंट इसको या तो पब्लिक से आ रही होती है, टैक्स वगैरह का पैसा, या फिर बजट देती है, गवर्नमेंट बजट देती है, या तो वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं डिफरेंट फॉर्म्स की सूरत में आ रहा होता है, पब्लिक मनी आ रही होती है, या फिर गवर्नमेंट बजट देती है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? प्रॉफिट, कोई भी अगर प्रॉफिट होगा तो वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा वो, ठीक है, और किसी को नहीं मिलेगा। जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करेंगे, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। जो भी बोर्ड सेलेक्ट करता है, जैसे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डील कर रहे हैं, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अपॉइंट करता है। रेगुलेशंस की बात करें तो सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल्स, ऑडिट्स एंड कंट्रोल। इसके गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, ऑडिट होता है, कंट्रोल होता है, उसके साथ इसको रेगुलेट किया जाता है। ये कोई ऐसे ही नहीं रन हो रही होती। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उसके फीचर्स की बात कर लें, ऑनरशिप भी गवर्नमेंट के पास है, ऑब्जेक्टिव उसका सोशल वेलफेयर है, मैनेजमेंट उसकी गवर्नमेंट करेगी,
जो रेगुलेशन हैं वो स्ट्रिक्ट होती हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। ऑलराइट, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। नेक्स्ट आपके पास है एडवांटेजेस की बात करें हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के, तो नंबर 1 है एसेंशियल सर्विसेज। ये आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, पावर, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, एजुकेशन के अंदर स्कूल्स बनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कुछ सर्विसेज दी जाती हैं। तो दीज आर द एसेंशियल सर्विसेज हैं जो इसके अंदर आएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ये बेसिकली ये बनाई जाती हैं या की जाती हैं। प्रमोट्स बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए बनाई जाए। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कम जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ पे एंट्री नहीं मारती। तो ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्पज़ ये है कि इक्वालिटी लेकर आई जाए। फिर है एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट आपको देती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट में, आपको जॉब्स आती हैं जो, और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी होती है। सोशली फोकस भी करती है, फोकस ऑन सोशल वेलफेयर ओवर प्रॉफिट। हमेशा इसका पर्पज़ ये होता है कि लोग बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ, लाजमी नहीं है कि उससे प्रॉफिट ही हो। तो गवर्नमेंट की मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर काम कर रही होती हैं। स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट ऑफ की सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस को इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, रोड्स बनाने हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ठीक है, दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है इस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है मार्केट कवरेज, कैन ऑपरेट इन एरियाज, ये उन एरियाज में ऑपरेट करती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो ऑपरेट नहीं करती, बिकॉज वहाँ पे लो प्रॉफिट होता है, लो मार्जिन होते हैं, तो ये वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देन है डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, इसमें एफिशिएंसी इश्यूज होते हैं। ये कुछ इश्यूज इसलिए भी होते हैं बिकॉज ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होता है, सारा ब्यूरोक्रेटिक्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो एफिशिएंसी इश्यूज होते हैं कि डिफरेंट तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग स्पीड कम होती है, प्रॉपर एक जगह से स्टार्ट होता है प्रोसेस, एक के पास गया, फिर दूसरे के पास अप्रूव हुआ, फिर तीसरे के पास, गवर्नमेंट के इश्यूज़ में देर होती रहती है। तो ये रेड टेप एक किस्म का बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं इसको डिसीजन मेकिंग के अंदर। फाइनेंशियल बर्डन भी है, फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन लॉसेज अकर। इसमें बहुत सारे जगहों पे लॉस होता है, गवर्नमेंट को जीरो प्रॉफिट हो रहा होता है, गवर्नमेंट के पॉकेट से पैसे जा रहे होते हैं, गवर्नमेंट से बजट और इस पर लग रहा होता है वेलफेयर की वजह से। तो इसलिए फाइनेंशियल बर्डन भी होता है ये गवर्नमेंट में, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट सब्सिडाइज होते हैं तो उसको फाइनेंशियल बर्डन कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है, बिकॉज गवर्नमेंट की हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है गवर्नमेंट का, डिसीजन मेकिंग सारे के सारे मैनिपुलेट किए जाते हैं, इस वजह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, ये भी डिसएडवांटेज है। इनोवेशन चैलेंज है कि वही पुराना स्ट्रक्चर, वही चीज़ें, वो उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें नहीं ट्राई कर रहे होते, तो इसलिए कहते हैं इनोवेशन चैलेंज होता है, लैक ऑफ मोटिव रिड्यूस द इनोवेशन, ठीक है। प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर इनोवेशन भी नहीं आ रही। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक एंड बैलेंस, रेगुलेशंस, बहुत सारे इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस की वजह से अकाउंटेबिलिटी की जो है वो बढ़ जाती है। तो बहुत ईजी पॉइंट्स हैं ये डिसएडवांटेजेस के। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ऑलराइट, उसके बाद हम अब हमारा ख़त्म हो गया है, ये है समरी जो कि मैंने आपको बताया था, इसको आप नोट कर लें, ये बहुत आसान है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। सोल प्रॉपर्टीशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। ऑनरशिप किसके पास होगी? सिंगल पर्सन 2 to 20, मैनी शेयर होल्डर्स। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये लीगल स्टेटस में उसके ये सेपरेट होती है, नॉट सेपरेट, ये सेपरेट एंटिटी है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड या लाइबिलिटी लिमिटेड है। कैपिटल में लो होता है, मॉडरेट होता है और हाई होता है। यहाँ पे कम एक ही पर्सन होता है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, मॉडरेट हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम आपके पास आ सकता है। एग्जांपल है लोकल शॉप, लॉ फॉर्म हो सकती है, और नेस्ले एंड यूनिलीवर। लॉ फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, वो पार्टनरशिप कंसिडर की जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने की कोशिश की। इट्स वेरी ईजी, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था इसको हमने ख़त्म कर लिया है। आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, लीगल फॉर्म्स कौन सी हैं, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, फीचर्स, आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।